हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। दिस इज आकाश सर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नरेशन की बेसिक डिटेल्स के बारे में स्टडी किया था और उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम आपके नरेशन की टॉपिक का जो जनरल नोट्स है, जनरल नोट्स क्या उसके डिफिनेशंस जो है उसी को हम अगले में प्रोवाइड करा देंगे लेक्चर में। तो ये उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन कह लो या एक्सप्लेनेशन कह लो कि डायरेक्ट नरेशन को कैसे आप डिफाइन करोगे, इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे डिफाइन करोगे। और कमेंट भी हमने नोटिस किया था, तो कमेंट में किसी बच्चे का कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि नरेशन को समझने में किसी बच्चे को कोई डाउट हो। बड़े खुशी हुई हमको। लेकिन फिर भी नरेशन को एक बार हम फिर से रिवाइज करने के विचार में ही हैं। एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे कवर करेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें। इसके पहले वाले मंगलवार को लेक्चर नहीं जा पाया था, ग्रामर का टेक्निकल इश्यूज थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। आज के टॉपिक में हम लोग नरेशन के पहले फिर से एक बार जनरल एनालाइज करेंगे। देखिए, हमको नरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, हमने बताया था नरेशन वर्ड जो है ये डेराइव्ड हुआ है टू नरेट से। किससे है? टू नरेट। टू नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। ये एक वर्ब है आपका। क्या है ये वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है वर्णन करना, यानी किसी चीज को हम एक्सप्लेन करने का काम करते हैं नरेशन टॉपिक के अंतर्गत। अच्छा, अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ टॉपिक इन विच वी एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ स्पीकर। यानी स्पीकर जो होता है, चाहे मैं इस वक्त स्पीकर हूं या फिर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हो, तो उस वक्त आप स्पीकर हो। यानी स्पीकर की आइडिया को एक्सप्रेस करने का, एक्सप्लेन करने का जो काम है वो नरेशन का है। समझ में आया? अच्छा, नरेशन कुछ है नहीं, हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है यही हमारा नरेशन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल्स जो है इंक्लूड कर दिया कि हम उसको सही तरीके से, स्टेप टू स्टेप सही तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सके। इसके लिए इसने नरेशन में कुछ रूल्स डाल दिया। उन्हीं चीजों को हमको पढ़ना, और नरेशन है कुछ नहीं। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, मतलब धीरे धीरे हमको इसको सीखना है। हम बहुत तेजी से अगर चाहे सीखना तो ये पॉसिबल है नहीं, बहुत तेजी से इसके लिए चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी चीज को जब धीरे धीरे सीखेंगे तो हम उसको बेहतर सीख सकते हैं। बहुत तेजी से आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिन चीजों का बहुत तेजी से निर्माण होता है उनका पतन भी बहुत तेजी से होता है। तो शॉर्ट वे या शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना रहिए। जो भी चीजें बेसिक डिटेल बता रहा हूँ उनको कवर करिए, मुझसे जुड़े रहिए। जो भी चीजें बताऊंगा वो आपके लिए बेसिक डिटेल्स के साथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नरेशन आप समझ गए होंगे कि स्पीकर की आइडिया को एक्सप्लेन करने का काम करता है नरेशन। अच्छा, नरेशन की इंपॉर्टेंस है क्यों, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने इसके पहले वाले में एग्जांपल उठाया था कि कोई व्यक्ति हो, उसने कोई गलती कर दी हो और उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। मान लो उसने चोरी ही किया हो, तो उसने कह दिया मैंने ही चोरी करी है। ठीक है, अब आपको इस बात को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, तीसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना, एक्सप्लेन करना है। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है तो आप जा करके उसके कहे हुए शब्दों को सिर्फ इस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर सकते हो कि जा करके कह दो मैंने ही चोरी की है। भाई, आपने जाके कह दिया कि मैंने ही चोरी की है, इसका मतलब आपने इस चीज को स्वीकार लिया। आप जब तक उसको नरेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक नरेशन के हेल्प से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सही चीज, सही बात दूसरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको कहना होगा कि ए ने मुझसे कहा या फला व्यक्ति ने मुझसे कहा मैंने ही चोरी की है। ठीक है, तो एक तरीका उसका ये हो गया। एक तो ये हो गया कि आपने इस चीज को क्लियर कर दिया कि फला व्यक्ति ने कहा, तो नरेशन क्लियर हुआ कि नरेशन में हमको स्पीकर को प्रेजेंट करना होता है। स्पीकर ने क्या कहा, तो जो चीज कहा उसको हमने बता दिया, और ये भी बता दिया कि स्पीकर कौन था, उसने मुझसे कहा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, यही हमारा नरेशन यानी वर्णन हो गया। ठीक है, अब ये होता है दो प्रकार का। आपने देखा यहाँ पे, अभी बताते हैं इसको आपको हम, कि यहाँ पर आप देख रहे हो दो क्लासेस मिल रहे हैं, चर्चा करते हैं उस पर। पहले हम समझ ले कि एक तरीका ये हो गया कि ए ने मुझसे कहा मैंने ही चोरी की है, तो वो हमारा डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आ जाएगा। डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये हो गया, इन दिस केस वी एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर होता है उसके एग्जैक्ट वर्ड को, जो कहते हो, जो कहा है ठीक उसी शब्दों को हम बयां कर देते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कविता सेज, कविता कहती है आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूं। तो यहाँ पर
कविता ने कहा, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मैं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूं, तो मैं नहीं हो जाऊंगा। मैंने इस चीज को बताया कि कविता ने कहा या कविता कहती है मैं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूं। लेकिन अगर इसी को हम अपने शब्दों में बयां करें तो शायद आगे वाला जो व्यक्ति है, जो हमारे सामने, जिसके सामने हम इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो बेहतर तरीके से उसको समझ सके। अभी हम कह दे कविता कहती है मैं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूं, तो मैं अपने लिए इस चीज को कह रहा हूं। लेकिन अभी यही चीज मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में बयां करने का काम कर दूं, यानी इनडायरेक्ट नरेशन के केस में एक्सप्लेन करने का काम कर दूं। इसमें क्या होता है, इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर। स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को हम एक्सप्लेन करने का काम नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, वी टेक द सेंस ऑफ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट का जो भाव होता है, जो भी उसका अर्थ होता है, उसको हम ले लेते हैं। उसके बाद उसको हम अपने शब्दों में बयां करते हैं एंड एक्सप्रेस इट या एक्सप्लेन इट इन आवर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में हम उसको बयां करने का काम करते हैं। तो उसी का डिफिनीशन हमने आपको यहाँ बता दिया है। फिर उसी एग्जाम्पल को हमने नरेशन चेंज कर दिया। देखिए यहाँ कविता सेज, कविता कहती है दैट कि सी, मतलब वो, कविता कहती है कि वो इज द स्टूडेंट ऑफ एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट, की वह एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा है। अब यहाँ पे कविता कहती है, फिर हमने कहा वह, कविता कहती है कि वह, यानी कविता एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम उसको अपने शब्दों में बता रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं कि वो कहती है कि वो स्वयं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा है। समझ में आया? ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का एक्सप्लेनेशन है और इनडायरेक्ट नरेशन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने आई वर्ड लिखा था, यहाँ सी हो गया ए, उसके बाद यहाँ पर एम था, तो सी के अकॉर्डिंग इज होना है। वो तो आप कॉमन चीजें समझ ही रहे होगे, इज एम आर का, इन सब चीज का यूज आप पढ़े हो। तो इसमें डायरेक्ट नरेशन क्या है, डायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या हम कमियां पा रहे हैं और सुधार करके अगर किसी चीज को किसी दूसरे के सम्मुख एक्सप्लेन करना है तो इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीजें हम समझ रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इनडायरेक्ट नरेशन का इंपॉर्टेंस है। हम किसी भी चीज को अपने शब्दों में अगले के सम्मुख इस तरीके से बयां कर दे कि वो उस चीज को एकदम समझ जाए, वो इनडायरेक्ट नरेशन है। हमने यहाँ पे कहा कविता कहती है मैं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूँ, यहाँ तो मैंने अपने लिए बता दिया जैसे, है ना, लेकिन उसी चीज को हमने कह दिया कविता कहती है कि वो स्वयं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा है। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि वो अपने बारे में कहती है कि वो एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा है। तो आप इन चीजों को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। यही चीज हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी चर्चा किया था। इसका नोट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टेप टू स्टेप एक एक टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नरेशन दो ग्रुप में पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब जो शब्द स्पीकर के द्वारा कहा गया हो ज्यों का त्यों दूसरे के सामने एक्सप्लेन करना। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब शब्दों को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उसका भाव लेकर के, उसका अर्थ लेकर के एक्सप्लेन करना इनडायरेक्ट नरेशन होता है ना। तो नरेशन में हम डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन समझ गए हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नरेशन में इन चीजों को तो हम समझ गए, लेकिन उनमें जो और चेंजेस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सी को, आई को सी कर दिया, उसके बाद एम के जगह पे इज कर दिया, वो तो सी के साथ इज लगना था ही था। तो उसी का हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। पहले सबसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे, तो उसी पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। कविता सेज, क्या कही कविता, क्या कहा था, आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने स्टेटमेंट आ गया। अभी हमने आपको चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति जिसने कोई गलती कर दी, जैसे चोरी कर दी, हमने कहा कि ए ने मुझसे कहा कि मैंने चोरी करी है। तो यहाँ पर कविता कहती है, कविता कहती है
कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हूं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमारे सामने, एक तो उसने कहा, कहने का काम किया, दूसरा उसने जो कहा उस चीज को हमने एक स्टेटमेंट के रूप में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर हमको दो स्टेटमेंट मिल जा रहे हैं। क्या है? दो स्टेटमेंट मिल जा रहे हैं, यानी दो स्टेटमेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी जरूर। यहाँ पर क्या है? कविता कहने का काम कर रही है, और जो चीज कविता ने कहा है, जो स्टेटमेंट उसने कहा, जो भी स्पीच उसने दिया है, वो स्पीच जो है ये है कि वह एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा है। तो यहाँ पर वो कोई काम नहीं कर रही है, उसके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब ये हो गया कि कविता सेज, कविता कहती है, कहने का काम यहाँ पे करती है, और जहां पर काम हो वही होता है हमारा वर्ब, है ना? जहां पर काम हो वही हमारा वर्ब होता है, ठीक है। और अगर वर्ब के द्वारा जो एक्शन किया गया, वो एक्शन क्या है? वो एक स्पीच है। स्पीच यानी कथन, यानी स्टेटमेंट, हमने कहा था स्पीच या स्टेटमेंट, उसके द्वारा, आपके कविता के द्वारा कही गई बात है। आपकी कविता नहीं, कविता के द्वारा कही गई बात है। तो यहाँ पर ये वर्ब है और यह कही गई बात है। अच्छा, एक चीज और, नरेशन पढ़ रहे हैं, यानी हम किसी भी चीज को नरेट कर रहे हैं, दूसरे के सामने हम रिपोर्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट करने का काम करते हैं ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं हम लोग। समझ में आया? ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, क्यों कहा जाता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको डिस्कस करते चलेंगे। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं आरवी, और इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं आरएस। क्लियर? हम आरवी और आरएस कर करके ही इसको स्टडी करेंगे। क्लियर? तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में आ गया, रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया। यानी दो स्टेटमेंट होता है, दो क्लासेज होते हैं नरेशन में। अच्छा, दो क्लासेज जब होंगे तो हमने देखा था कि जब इनडायरेक्ट नरेशन हमने बनाया तो हम उसको एक सिंगल स्टेटमेंट बना दिए थे। अभी तक जब तक हम पढ़ते चले आए, चाहे हम उसको टेंस पढ़े हो, वॉइस पढ़े हो, हमने बताया था आपको कि हम सिंगल स्टेटमेंट उसमें पढ़ते थे। ये हमारा ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जिसमें हम डबल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और डबल स्टेटमेंट को हम जब जोड़ने का काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, डबल स्टेटमेंट को जब हम जोड़ने का काम करेंगे तो जोड़ने के लिए एक ज्वाइंटर चाहिए, हमको जोड़ने वाला चाहिए, और जोड़ने वाला ग्रामर में जो होता है वो है कंजंक्शन। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया, रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया। इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं, यह भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कि हम यहाँ पर जो दो क्लासेस है, दोनों क्लास को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, वो कैसे होता है। क्लास अगर बहुत लेंदी जाता है तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीजों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय देना होता है, तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, क्लास लेंदी होने दीजिए, उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये इन्वर्टेड कॉमा जो है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। जब हम इसको हटा लेंगे, ये जो बॉर्डर है, इन्वर्टेड कॉमा क्या है? बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हटाएंगे तब जाकर के ना दो एक बन पाएंगे। और इस बॉर्डर को हटाने के लिए हमको क्या यूज करना होगा? यहाँ पर कंजंक्शन यूज करना होगा। और ये जो कंजंक्शन हम यूज करेंगे, इस कंजंक्शन का क्या है? नेचर है एक, ये सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को यहाँ पर रिपोर्ट करता है। यानी हमको सबसे पहले समझना होगा कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है वो कैसा स्टेटमेंट है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। समझ में आया? हम लोग सेंटेंस के नेचर या सेंटेंस के टाइप्स कह लो आप लोग, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी हम कंजंक्शन पे ही चर्चा करते चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जो सेंटेंस नरेशन है, नरेशन का जो हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं वो हम CPO के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। किसके अंतर्गत? CPO, यानी हम इसको कह सकते हैं CPO रूल्स, है ना? क्या कह सकते हैं इसको हम? CPO रूल्स, जिसमें C पहला हमारा पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम P पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम O पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे पहले C का पढ़ लेते हैं, यानी कंजंक्शन। C मतलब क्या है? कंजंक्शन। P मतलब क्या है? पर्सन। O मतलब
अदर वर्ड, इसके बाद पर मतलब कंजंक्शन हो गया, पर्सन हो गया, पर्सन के बाद अदर वर्ड जो आ रहा है वो क्या है और उसमें क्या चेंज होता है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद तब हम आएंगे नरेशन को चेंज करने पर। सबसे पहले हम कंजंक्शन पढ़ लेते हैं, और कंजंक्शन के लिए हमने बताया कि सेंटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है कंजंक्शन कैसा आएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है हमारा, हम जानते हैं कि 5 प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं, सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स होते हैं। असर्टिव है ना, और असर्टिव में हम लोग जानते हैं असर्टिव में 2 होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। सभी लोग इससे परिचित है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे उसमें आप सभी लोग इससे परिचित है। तो जब अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव में हो जैसे ये है, या फिर आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट, नेगेटिव हो गया, तो अगर असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आता है, ऐसी स्थिति में हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस यानी सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग। हम इन्वर्टेड कॉमास को और कॉमा को हटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा कॉमा, इसको हमने यहाँ पर कॉमा शो किया है। ठीक है, और इस कॉमा को जब हम उलट देंगे तो उलटने पर यह इन्वर्टेड कॉमा हो जाता है। लेकिन जब कॉमा हमारा डबल हो गया तो इसको हम कहेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास। भाई एक होता है तो उसको हम सिंगुलर दिखाते हैं, एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा ना, इसके लिए हम इसको कॉमास बोलते हैं, है ना। ये हमारा सिंगल कॉमा है और इसको हमने उलट दिया तो ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया, और डबल कर दिया तो डबल इन्वर्टेड कॉमास हो गए। तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। उसमें भी हम असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी आप पढ़े हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का है। जो आप लोगों ने टेंस पढ़ा है, चूंकि नरेशन के लिए टेंस कंपलसरी है, टेंस आपने पढ़ा ही होगा, तो टेंस पढ़ा है, टेंस में आपको पता होगा कि आपने 2 तरीके का इंट्रोगेटिव पढ़ा था। एक आप पढ़े थे एस नो टाइप्स का, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से। और दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमारा WS फैमिली का होता है। किसका होता है? WS फैमिली का। दोनों के लिए हम देखेंगे कंजंक्शन क्या आ सकता है। एस नो टाइप में क्या आता है हमारा? इफ आ सकता है पहला कंजंक्शन, दूसरा आ सकता है हमारा वेदर। 2 कंजंक्शन आ सकते हैं, इफ आ सकता है, वेदर आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इफ का यूज करेंगे तो इसको मान के चलिए आप 95% केस में इफ का यूज करेंगे, 5% केसेस में आप वेदर का यूज करेंगे। क्लियर? एस नो टाइप में, ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप में इफ या वेदर दोनों का यूज करते हैं, लेकिन 95% आप इफ का यूज करेंगे और 5% आप वेदर का यूज करेंगे। WS फैमिली में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड ही, क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजंक्शन, क्वेश्चन वर्ड ही आपका कंजंक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर व्हाट आ गया तो व्हाट आपका कंजंक्शन हो गया, वाई आ गया तो वाई आपका कंजंक्शन हो गया, है ना। हु आ गया तो हु आपका कंजंक्शन हो गया। समझ में आया? यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड आपका आ रहा है, व्हिच आ गया, व्हिच आपका कंजंक्शन हो गया। जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा वो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन के रूप में बिहेव करने वाला है। क्लियर? तो आपका असर्टिव का कंजंक्शन और इंट्रोगेटिव का कंजंक्शन क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा सेंटेंस हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हमारा कौन सा आता है? इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन जो भी चीजें आती हैं वो चीजें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 नेचर होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में भी 2 नेचर होता है, एक पॉजिटिव इंपरेटिव होता है और दूसरा नेगेटिव इंपरेटिव होता है ना। दोनों को, कंजंक्शन को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे पॉजिटिव आता है। आप जानते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट यू इसमें हिडन होता है। और दूसरा नेगेटिव के केस में यू के अकॉर्डिंग डू ही लगना होता है। हेल्पिंग वर्ब चूंकि प्लूरल है, यू के हिसाब से डू लगता है, यू हमारा छिपा हुआ होता है। तो डू नॉट का केस आता है तो उसमें हमको कुछ नहीं करना, डू नॉट को हटा देना है और नॉट टू लगा देना है। यानी पॉजिटिव में टू होगा कंजंक्शन और नेगेटिव में नॉट टू कंजंक्शन होगा। इतना क्लियर हो गया आपको?
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 सेंटेंस हमारा हो गया, तीसरे के बाद हम लोग चौथे पर आएंगे। चौथा हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक्सक्लेम करने का काम, यानी कोई चीज जब सडन एक्सप्रेस हो तो उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में रखते हैं। अब सडन एक्सप्रेस में मैंने एग्जांपल इसके पहले चर्चा किया था, सेंटेंस के नेचर पे भी चर्चा कर लिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन लिखवाते चल रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं आपको कि इसका आप नोट्स बनाते हुए चलिए, कॉपी कलम ले करके बैठिए। जितना बता रहे हैं इसका नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इसका नोट्स होगा तो ही आप कुछ इसमें इंप्रूवमेंट अपना देख सकते हैं, या वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट्स बनाते चलिए, बार बार उसमें टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं। नोट्स होता है तो हम एक बार पेज पलटने पर सब चीजें क्लियर कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में जो चीजें सडन एक्सप्रेस हो, जैसे इसमें क्या आता है, एक्सक्लेम्ड जो होता है, एक्सक्लेम करने का सेंस, वो सारो एक्सक्लेम करते हो आप, या फिर हैप्पीनेस या जॉय, कोई भी चीज होता है जो सडन एक्सप्लेन हो। जैसे सपोज कर लो सड़क पर हम आप चल रहे हैं, अचानक से हमारे सामने कोई एक्सीडेंट, अब अचानक से एक्सीडेंट हुआ तो हम 10 मिनट पहले प्लान थोड़ो किए अभी उसका एक्सीडेंट होगा जी, ऐसा थोड़ो कि हम 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले प्लान किए रहते हैं। वो चीजें अचानक से हुआ और अचानक से हमारे मन से दुख प्रकट हो गया उसके लिए, है ना। तो ये चीज जो है जो सडन एक्सप्लेन हो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पांचवा आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में कैसे सेंटेंस मिलते हैं, इसमें ब्लेस आता है, कर्स आता है, विश आता है, प्रे आता है। जैसे कह दिया मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, हमने प्रार्थना किया, हमारे बस में थोड़ा है आपकी उम्र लंबी हो या आप दीर्घायु हो, हमने प्रार्थना किया, तो यहाँ पर प्रार्थना प्रेड में बदल जाता है। ये सब चीजें होती हैं, वो सेट टू के केस में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमको कंजंक्शन समझना है, तो कंजंक्शन हम दैट यूज करेंगे। क्लियर हुआ, कंजंक्शन क्या क्या यूज करना है इसको हम क्लियर कर लिए हैं, यानी हम इन्वर्टेड कामा को आसानी से हटा देंगे और दैट का या जो भी आपका कंजंक्शन आना, जो भी हमने एक्सप्लेन किया है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो कंजंक्शन आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स पे आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका नोट्स ले लीजिए आप। इसके बाद दूसरा नंबर हमको पढ़ना है पर्सन। चलिए बात करते हैं अब हम पर्सन की। समझिएगा पर्सन कैसे बदलता है, बहुत पहले सबसे हम इसको समझेंगे, समझने के बाद फिर इसके नोट्स को हम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कविता आया था, कविता सेज आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ध्यान दीजिएगा, कविता से जब हमने नरेशन चेंज किया था, तब हमने इसको किया था कविता सेज दैट शी इज। हमने क्या किया, शी इज। क्यों किया इसको समझेंगे हम लोग, क्यों हमने किया इसको समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, कविता सेज, कविता कहती है। अब जो भी चीज कहा यहाँ पे, कहने का काम किसने किया, कविता ने कहा। कहने का काम किसने किया, कविता ने कहा। तो अगर मैं शब्द आया है, कहने वाली कविता है, तो मैं कविता अपने लिए न कहेगी। मैं कोई चीज कहूंगा, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं अपने लिए मैं शब्द यूज किया हूं ना। जैसे मैंने कहा, मैंने कह दिया कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, आप इस शब्द को, इस वाक्य को, स्टेटमेंट को जाकर किसी के सामने कह दिया, आकाश सर ने कहा, आकाश सर ने मुझसे कहा कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं। अब जो मैं शब्द आया है, कहने वाले ने अपने लिए यूज किया ना। या फिर बगल में लेक्चर दे रहे हैं, धीरज सर खड़े हो गए, धीरज सर ने कहा हम लोग आपको पढ़ाते हैं, तो वी शब्द वहां पर आ गया, आपका प्रोनाउन वी आ गया, हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, जो हम कहने का काम कौन कर रहे हैं, हम दोनों लोग कह रहे हैं, या कोई एक से अधिक व्यक्ति कह रहे हैं तो हम हो गए। तो जो स्पीकर है वो हमारा कहने का काम कर रहा है, और स्पीकर में कौन कौन हो रहा है, या तो मैं आ रहा हूं या फिर हम आ रहा है, ठीक ना। या फिर जैसे अगर यहाँ पर आई वर्ड आ रहा है, या तो मैं हूं या फिर हम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पर्सन पढ़ रहे हैं, पर्सन में आई और वी कहां पर आ रहा है और वो किससे रिलेशन दिखा रहा है, इसको हमको समझने की जरूरत है। मतलब कि अगर आई वर्ड आता है और स्पीकर है, तो स्पीकर अपने लिए कहेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने कहा, आपने कह दिया किसी से जाके, आकाश सर ने हमसे कहा,
मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आकाश सर ने अपने लिए कहा ना कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, कि पड़ोसी के लिए कह दिया कि मैं आपको पढ़ाता हूँ? मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा। तो मैं शब्द स्पीकर अपने लिए यूज करता है, और स्पीकर जब एक से अधिक हो जाएगा तो हम शब्द यूज करेगा अपने लिए, यानी स्पीकर यूज करेगा मैं या हम शब्द। यानी यहां पर आई के साथ वी भी आ सकता है, वी भी आएगा तो स्पीकर अपने लिए यूज करेगा, है ना। तो बात समझिएगा, ये दोनों वर्ड अगर फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन होने के कारण से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो स्पीकर है स्पीकर के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये क्या होंगे, आई भी होंगे, और आई भी किससे बिलोंग करता है, हमारा फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर आपका, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आई और वी आया है, यानी स्टेटमेंट में आई अगर सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस में है तब भी हम उसको स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर हमारा आई और बी ऑब्जेक्टिव केस में है या पॉजेसिव केस में है तो भी हम उसको स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे अगर यहीं पे आ जाता कि आई हैव माई ओन पेन, मेरे पास मेरी खुद की कलम है, तो आई हैव माई ओन पेन, माई वर्ड आया है, तो जो माई वर्ड आया है वो भी स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब स्पीकर यहाँ पे कौन है, कविता है, तो कविता के हिसाब से आई चेंज हो गया। कविता के लिए प्रोनाउन क्या आएगा भाई, आई मतलब मैं ना, मैं किसी सिंगुलर के लिए यूज होता है, जैसे एक से अधिक हो जाता है तो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई जो है सिंगुलर है, और कविता के लिए प्रोनाउन अगर यूज करने की बात करें तो हम सी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जब नरेशन चेंज किया तो हमने कविता के अकॉर्डिंग सी कर दिया। अब इस पे भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझ गए कि फर्स्ट पर्सन या आई और बी जब आता है तो वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक। उसके बाद जैसे अभी हमने आपको कहा कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, तो मैंने आपसे कहा, ठीक है, मैंने आपसे कहा या मैंने लिसनर से कहा, किससे कहा, लिसनर जो सुन रहा, आप सुनने का काम कर रहे हो, तो आपसे मैंने कहा कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं। तो मैंने किससे कहा, आपसे कहा, ठीक है, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं। इस स्टेटमेंट को अगर लिख दूं, आई टीच यू ग्रामर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आई टीच यू ग्रामर, मैंने आपसे कहा आई सेड टू यू, या मैं आपसे कहता हूं आई सेज टू, आई से टू यू, ह्यूमन नेचर है, आई से टू यू, या आई से कर दूं तो भी मैं कहता हूं तो मैं तुमसे ही तो कहूंगा, किसी और से थोड़ा ना कहूंगा। आई से टू यू, चलो ध्यान दो, आई से टू यू, मैं आपसे कहता हूं, आई टीच यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एक पल के लिए इसको हम हिडन कर देते हैं, ये चीज हमारे पास नहीं भी है, आई से, मैं कहता हूं, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, मैं किससे कहूंगा, पढ़ाता आपको हूं तो आप ही से कहूंगा ना। तो एक तो ये हो गया कि आप वहां पर यू वर्ड हिडन है, नहीं भी हिडन है उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान दो, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पढ़ाता हूं तो आपसे कह रहा हूं, या मैंने मोहन से कह दिया कि मैं मोहन को ग्रामर पढ़ाता हूं, तो यहां पर क्या हो गया, मोहन यहां पर लिसनर है, मैंने मोहन से कहा कि मैं मोहन को ग्रामर पढ़ाता हूं, मैंने उसी को बताया, तो यहां पर मोहन लिसनर है तो मोहन को ग्रामर पढ़ाता हूं। लेकिन यहां पर अगर मैंने कह दिया कि मैं तुमको पढ़ाता हूं, तो तुम शब्द यानी कोई लिसनर मेरे सामने बैठा हुआ है, तो तुम शब्द यानी लिसनर, तुम शब्द यानी लिसनर, मैंने तुमसे कुछ कहा यानी तुम यानी लिसनर, लिसनर यानी सुनने वाला, स्पीकर यानी बोलने वाला, बोलने वाला सुनने वाले से कहा कि मैं तुमको ग्रामर पढ़ाता हूं, तो तुम यानी यू यानी आपका सेकंड पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू किसके हिसाब से, जो लिसनर है उसी के हिसाब से ना चेंज होगा। यू हमारा लिसनर है, वो लिसनर के अकॉर्डिंग, सॉरी, यू हमारा सेकंड पर्सन है, लेकिन यू लिसनर ही तो है, लिसनर को ही तो हम तुम कह सकते हैं, तुमको कुछ कह रहा हूं, तो लिसनर ही हमारा है जो सेकंड पर्सन के रूप में यूज होता है। तो जब भी सेकंड पर्सन का केस आपके स्टेटमेंट में आएगा, उसको आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, और ऑब्जेक्ट हमारा लिसनर होता है। समझ में आया? जैसे आप समझ लीजिए इसको, मैं आपसे कहता हूं, ठीक, और आपको जो भी कुछ कहा कि आप अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर गुड इन स्टडी, जो भी चीज हमने कहा, तो यू किसके लिए मैंने कहा, मैंने आपसे कहा ना, तो आपके लिए यू वर्ड यूज किया, तो यू वर्ड आपके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। आप कौन हो, मैं आपसे कहता हूं, आप ऑब्जेक्ट ही तो हो,
जो लिसनर है वो आप ही तो हो, तो यू किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा कि नहीं। यानी फर्स्ट पर्सन कभी आता है, यानी फर्स्ट पर्सन में आई भी कभी आता है तो वो सब्जेक्ट यानी स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन यू आता है तो वो लिसनर यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। उसके बाद बात आती है हमारी पर्सन में थर्ड पर्सन की, तो जब फर्स्ट पर्सन कवर कर लिया उसको, सेकंड पर्सन उसको कवर कर लिया, तो इसमें तीसरा वर्ड बचता है वर्ब। वर्ब के हिसाब से ही चलेगा, वर्ब दूसरे के हिसाब से काहे को चलेगा। तो थर्ड पर्सन जो आता है, थर्ड पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता ही नहीं है। इतना समझ गए आप लोग। चलिए आते हैं इसके बारे में, पर्सन पहले आपको लिखवा देते हैं कि नोट्स इसका आप बना लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यानी पर्सन में आप कुछ भी आता है, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट पर्सन यहाँ कोई भी चीज आता है, चाहे आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या पॉजेसिव वर्ड के रूप में आता है, उसको आप स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, क्योंकि नरेशन में फर्स्ट पर्सन आपका स्पीकर ही होता है। चलिए ध्यान दे लेते हैं इसको हम लोग। ऐसे आप लोग हेडिंग बना लोगे इसमें, पर्सन, उसका नॉमिनेटिव लिख लेना, यानी नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस, ठीक ना, सब्जेक्ट के प्लेस पे आना। उसके बाद आपका पॉजेसिव होगा जिसपे आप अधिकार दिखाते हो, मेरा तेरा ये सब करके, है ना। पॉजेसिव मतलब जिसमें हम अधिकार दिखाते हैं, ये मार्कर मेरा है, वो कॉपी आपका है, तो आपका मेरा ये सब चीजें जो आता है, तुम्हारा उसका, ठीक ना, ये चीज पोजेशन में आता है तब पॉजेसिव वर्ड वो होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आने वाला ऑब्जेक्टिव, है ना। पर्सन में हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या क्या है हमारा। फर्स्ट पर्सन देखिएगा क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में कॉलम में मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। चलिए फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आ गया, आई के साथ पॉजेसिव वर्ड जो इसका होता है ये माई होता है, ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है मी। यानी हमारा फर्स्ट पर्सन चाहे आई आए, चाहे माई आए, चाहे मी आए। सपोज करिए कि हमारा स्पीकर अगर कविता है तो कविता के हिसाब से हम, अगर आई आता है तो हम सी कर देंगे, अगर माई आता है तो उसका पॉजेसिव केस, कविता के लिए पॉजेसिव केस क्या आएगा, यहाँ पे हर आएगा तो हम यहाँ पे हर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हर आएगा, हम उसको हर कर देंगे। फर्स्ट पर्सन में ही आता है वी, तो वी के लिए हम पॉजेसिव वर्ड यूज करते हैं आवर, और ऑब्जेक्टिव अस यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा सेकंड पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन में केवल हमारा यू आता है, यानी कोई भी चीज सेकंड पर्सन जो होता है हम उसी को कुछ कहते हैं, वो लिसनर हमारा होता है। तो लिसनर कोई एक होगा या कोई एक का समूह होगा, तो सिंगुलर के लिए भी हम तुम यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, और प्लूरल हो तब भी हम यू ही यूज करते हैं। तो यू का हमारा पॉजेसिव हो जाएगा योर, और फिर ऑब्जेक्टिव वही यू ही होता है। क्लियर। उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन देख लेते हैं क्या क्या आता है। थर्ड पर्सन हमारा ही आएगा, ही का होता है हिज और हिम होता है। सी आएगा, सी का होता है हर और ये भी हर होगा। इट आएगा, इट का होता है इट्स और इट होगा। इसके बाद प्लूरल आता है हमारा दे। क्या आता है, दे। दे का क्या हो जाएगा हमारा, दे का देयर हो जाएगा और देम हो जाएगा, है ना। दे का देयर हो जाएगा और देम हो जाएगा। तो ये हमारा पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर आई आ गया, आई के स्थान पर अगर वी भी आ जाता तो स्पीकर हमारा प्लूरल होता, तभी भी हो सकता था, है ना। या स्पीकर यहाँ पे भी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा दिया हो और हम ये कहते कि हम दोनों लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी बन सकता है। तो आई आ गया है। कविता के लिए अगर आई वर्ड आया तो हम क्या यूज करेंगे, कविता, क्योंकि ये आपका फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर के लिए हम सिंगुलर के लिए सी यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर के लिए हम सी यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर आई मतलब सिंगुलर होगा तो उसके लिए मैं सी यूज कर लूंगा। लेकिन अगर माई वर्ड आएगा तो मैं हर यूज करूंगा कविता के अकॉर्डिंग। अगर मी आ रहा है तो कविता के अकॉर्डिंग मैं हर यूज करूंगा। अगर मान लो कविता के जगह पे मोहन होता, ध्यान से समझना, कविता के जगह पे मोहन होता तो मोहन के लिए आई आया है, आई को मैं चेंज कर देता मोहन,
यानी आपका ये मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम सिंगुलर के लिए ही का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ही आ जाता आई के प्लेस पे, ठीक है। माई वर्ड आया होता तो हिज हो जाता, और मी वर्ड आता तो हिम हो जाता। यानी आपको प्रोनाउन जो आएगा, प्रोनाउन का पर्सन जो आएगा फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको आप स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सेकंड पर्सन होगा उसको लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। जिससे आप कोई बात कहते हो, यानी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो लिसनर होगा, लिसनर के अकॉर्डिंग आप यू को चेंज करोगे। और थर्ड पर्सन ना सब्जेक्ट में यानी आपके ना स्पीकर में रहता है ना लिसनर में रहता है, तो उसमें वो किसी के रिलेशन में नहीं रहता, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं करना होता। इसी के लिए आप लोग इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं। चलिए देखते हैं। इसी के लिए आपके सामने एक नियम आता है SON 1 2 3। अब SON 1 2 3 क्या है इसको समझिएगा। इसको आप लिख लीजिए इसमें नीचे पर्सन, ठीक है, इसमें आप लिख दीजिए पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसमें क्या लिखेंगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब के जो आपके सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट है, और नो चेंज मतलब ये नो चेंज के लिए इंडिकेट किया जाता है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो समझिएगा जब भी पर्सन आपका फर्स्ट होगा तो वो ये नियम जो है वो यहां से आया हुआ है। अभी हमने बताया ना कि फर्स्ट पर्सन कभी भी होगा वो स्पीकर ही होगा, तो हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, वो सब्जेक्ट होता है, स्पीकर होता है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए एन करके नो चेंज में इसको इंडिकेट किया जाता है। क्लियर हुआ। तो ये SON 1 2 3 का क्या केस, क्या मामला होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, क्या होता है कैसे होता है हमको नहीं समझ में आ रहा था। अब इन चीजों का नोट्स बना के चलोगे, आप लिखोगे उसमें कि कभी भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी स्पीकर के अकॉर्डिंग बदलोगे। रिपोर्टेड स्पीच का आपका सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी लिसनर के अकॉर्डिंग बदलोगे। और रिपोर्टेड स्पीच का आपका थर्ड पर्सन होगा तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, चाहे वो आपका पॉजेसिव केस हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो या सब्जेक्टिव केस जिसको आप कहते हो। क्लियर। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। CPO रूल के अकॉर्डिंग हम लोग दो चीज समझ चुके हैं, यानी पर्सन का केस हम पूरा क्लियर कर चुके हैं, कंजंक्शन का केस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब अदर वर्ड में क्या क्या चेंजेस होती हैं कुछ उन चीजों के बारे में हम लोग जान लें। दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, तीसरे टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो टाइम और सिचुएशन आते हैं उनको भी हमको चेंज करना होता है, यानी अदर वर्ड के रूप में हमारा टाइम सिचुएशन आ सकता है। क्या आ सकता है, टाइम एंड सिचुएशन। टाइम एंड सिचुएशन, जैसे टाइम सिचुएशन, जैसे सिचुएशन में आ गया आपका दिस, क्या आ गया दिस। तो जब भी नरेशन में आपका रिपोर्टेड स्पीच और आपका डायरेक्ट नरेशन में होगा, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो इनडायरेक्ट का मतलब अपने शब्दों में बयां करना ना, तो अपने शब्दों में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो करना ही है। तो दिस का हम लोग क्या करते हैं, दैट कर देते हैं, है ना। दिस आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको दोज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये स्थिति दर्शाता है सिचुएशन। दिस मतलब कोई नजदीक की वस्तुएं हो, नजदीक की कोई चीजें हो तो उनको दिस कहते हैं, दूर के लिए दोज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं हियर। एक वर्ड होता है हियर, हियर मतलब यहाँ, ये भी सिचुएशन दिखा रहा है। हियर, हियर का क्या हो जाएगा, देयर कर देंगे हम लोग, है ना। उसके बाद नाउ वर्ड आता है। ये देखिए टाइम है, अब अभी का समय है, नाउ, तो हम लोग कहेंगे तब का समय था। कुछ चेंज करेंगे ना, चूंकि बात तो हम सुनते बाद में ना है, आके बयां करते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। तो तब कहा था हमने, अब उस टाइम पे कहा अब, तो हमने कहा तब बताया था, है ना। तो अब का तब इस तरीके से होता है। उसके बाद हम लोग का दिस का दैट, दिस का दोज हो गया, ईयर का देयर आ गया, नाउ का देन। उसके बाद हमारा टुडे, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे,
भाई टू मतलब ना आज, टुडे आज, दिस मतलब आज इसी वक्त का, दिस मतलब दिस डे यानी इसी दिन का, इसी वक्त का, तो टुडे या दिस डे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू नाइट आता है, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का बताएं हम। चलिए आगे देखते हैं, टाइम और सिचुएशन ही हम लोग चल रहे हैं अभी। मान लीजिए कुछ छूटता भी है तो जो एक्सरसाइज में आता रहेगा उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए टू डे दैट डे हो गया, टू नाइट का दैट नाइट हो गया। हम लोग टुमारो वर्ड देखते हैं। टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो टुमारो को हम कर सकते हैं द नेक्स्ट डे, है ना, इसी को फॉलोइंग डे भी कहते हैं लोग, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे। टुमारो आने वाला कल, तो बीता हुआ कल की बात भी होगी। चलो एस्टरडे कर लेते हैं। एस्टरडे को क्या कर सकते हैं, एस्टरडे मतलब बीता कल ना, पिछला दिन, प्रीवियस डे कर दो। क्या कर दो इसको, प्रीवियस डे कर दो। क्लियर, अच्छा टुमारो हो गया, द नेक्स्ट डे हो गया, एस्टरडे हो गया, द प्रीवियस डे हो गया। अच्छा अगर मान लो टुमारो का अगर हम उसके बाद करें, यानी द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद का जो दिन हो, यानी हम एक क्राइटेरिया से समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारा टुडे है, टुडे के पहले एक दिन चले गए एस्टरडे, टुडे के बाद एक दिन चले गए टुमारो हो गया, टुमारो के बाद एक दिन और बाद चले गए हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परसों, है ना, इधर भी एक दिन बाद चले गए, ये हमारा टुडे है। अब जब हम एक दिन बाद चले गए तो द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद का दिन, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना, द डे आफ्टर टुमारो। तो जब द डे आफ्टर टुमारो का केस आएगा, द डे आफ्टर टुमारो, ऐसे केस मिलते हैं तो आप उसमें क्या करोगे, 2 days आफ्टर, है ना। फिर आ सकता है द डे बिफोर एस्टरडे। भाई जब टुमारो के मतलब कल के बाद का परसों हो सकता है, आने वाले कल के बाद का परसों, तो बीते हुए कल के बाद का भी तो परसों होगा। एस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर एस्टरडे, उसका हो जाएगा 2 days बिफोर। समझ में आया, चलिए ध्यान दीजिएगा, एस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल, यानी अगर दिन के हिसाब से देखें तो आने वाला कल, अगर सप्ताह के हिसाब से देखें तो हम उसको नेक्स्ट वीक कह सकते हैं, मंथ आ जाए तो नेक्स्ट मंथ कहेंगे, ईयर आ जाए तो नेक्स्ट ईयर कहेंगे, यानी इसके बाद सेंचुरी आ सकती है तो नेक्स्ट सेंचुरी भी बोल देंगे। तो हम उसमें क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं। जैसे आपका आ गया ये द नेक्स्ट डे, है ना, तो नेक्स्ट डे का करोगे द फॉलोइंग, सॉरी हाँ ठीक है, इसको भी ले लेते हैं, द नेक्स्ट डे का हो जाएगा द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे यहाँ आया है, अगर ऐसा केस मिल जाता है तो आप उसको दिखाओ फॉलोइंग डे में, है ना, थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको बयां करना है। नेक्स्ट वीक कर दो, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। इसी प्रकार से द नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। इसी प्रकार से आगे अब और क्या ला सकते हो आप लोग, नेक्स्ट मंथ के बाद आप क्या ला सकते हो, नेक्स्ट ईयर। चलो नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं, द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा,
और नेक्स्ट सेंचुरी अगर कह दो, द फॉलोइंग सेंचुरी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सेंचुरी का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग सेंचुरी आपका हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, जब नेक्स्ट आ सकता है तो आपका यानी आने वाला समय आ सकता है, तो बीते हुए समय का, है ना, तो यानी बीते हुए का क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ नेक्स्ट डे आया है तो हम ये कह सकते हैं लास्ट डे भी आ सकता है ना, लास्ट डे भी आ सकता है। लास्ट डे अगर आ सकता है तो हमारा लास्ट वीक भी आ जाएगा, लास्ट वीक आ जाएगा तो लास्ट मंथ भी आएगा। तो लास्ट वीक का लास्ट डे का क्या करेंगे? प्रीवियस डे। क्या करेंगे हम इसको? प्रीवियस डे कर देंगे। लास्ट वीक का प्रीवियस वीक कर देंगे हम लोग, है ना। इसको नोट करते आप लोग चलेंगे, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक हो जाएगा। फिर हमारी बारी आएगी लास्ट मंथ की, लास्ट मंथ का हो जाएगा प्रीवियस मंथ, है ना। लास्ट मंथ का क्या हो जाएगा? हमारा प्रीवियस मंथ हो जाएगा। मंथ के बाद फिर हम लोग चले आएंगे ईयर पे, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर, है ना। चलिए, इसके बाद फिर लास्ट सेंचुरी, मतलब जो भी आपका लास्ट वर्ड आएगा उसको प्रीवियस में आप कन्वर्ट कर दोगे, और जो भी आपका नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट को द फॉलोइंग में कन्वर्ट कर दोगे। इतना क्लियर हुआ आपको? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सीपीओ रूल के अकॉर्डिंग आप लोग कंजंक्शन सीख चुके हो, पर्सन यानी प्रोनाउन चेंज कैसे होता है इसको सीख लिए हो, अदर वर्ड में जो टाइम और सिचुएशन की कंडीशंस थी उनको आप लोग सीख चुके हो। क्लियर है? तो ये सब चीजें देखिए, ये आपका जो स्टेटमेंट है नरेशन का, जो स्टेटमेंट यानी जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, इन सब चीजों में ही आपका यहाँ कंजंक्शन तो मान लो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर लेगा। उसके बाद पर्सन और अदर वर्ड जो आएगा वो इस स्टेटमेंट में ही चेंजेस लाने का काम करेगा। इस स्टेटमेंट में क्या करेगा? चेंजेस लाने का काम कर देगा। क्लियर है? तो अब आप लोग इन चीजों को जब समझ चुके हो, इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कुछ प्रैक्टिस करने का मतलब, अब हम लोग इस पे कुछ सेंटेंस ले लेते हैं नरेशन का। जैसे सेंटेंस में हमने ले लिया, राम सेज, राम कहता है दैट he does not take he does not ना करो, आप थोड़ा सा इसमें बदलाव करो, इसमें आप कर दो he will not take food, he will not take food or take dinner tonight, है ना। he will not take food or take dinner tonight। तो अब आप इसका जब नरेशन चेंज करोगे तो इसमें देखिए बदलाव कैसे हो रहा है। राम सेज, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट आपका क्या है? नेगेटिव का है, तो नेगेटिव में आपको असर्टिव के नेगेटिव का है तो दैट लग जाना है। राम सेज दैट, देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन कौन सा आया है? थर्ड पर्सन, है ना। तो थर्ड पर्सन में हमको कोई चेंज नहीं करना है, ही, ठीक है। उसके बाद विल लिख देंगे हम, विल,
नॉट टेक फूड टुनाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। क्लियर? ये आपका एक सिंगल स्टेटमेंट बन गया। प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ, प्रोनाउन इसमें चेंज ही नहीं किया हमने, चूंकि थर्ड पर्सन था, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगा। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, राम सेज, राम कहता है, किसी तीसरे के बारे में ही कहा होगा। राम ने अगर स्वयं के बारे में कहा होता तो उसने कहा था आई विल नॉट टेक फूड टुनाइट, मैं आज रात की भोजन नहीं लूंगा। समझ में आया? अपने लिए कहता तो आई लेकर के आता। इसीलिए मैंने कहा जब आई आएगा, फर्स्ट पर्सन आपका आएगा, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन कोई आ जाता, यू आ जाता, तो राम ने किसी को कहा कि तुम आज भोजन, रात का भोजन नहीं लोगे, तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसी को ना तुम कहेगा कि तुम भोजन नहीं लोगे, तो लिसनर हमारा यू हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो कोई नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना लिसनर है, यानी ना स्पीकर है ना लिसनर है। किसी तीसरे की बात हो रही कि वो आज रात का भोजन नहीं लेगा। वो कौन है पता नहीं है अभी। मान लो राम है, मोहन है, सोहन, सॉरी राम नहीं, राम तो है ये हमारा स्पीकर, मोहन की बात कर लेते हैं। मान लो मोहन है, तो वो राम कहता है कि मोहन आज रात का भोजन नहीं लेगा। क्लियर है? इस प्रकार से हमारा प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन यहां नहीं चेंज हुआ है, लेकिन टाइम सिचुएशन किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसी प्रकार से आपका चेंज होगा। दूसरा कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। He says, I shall stay here for tonight. ध्यान दो, he says I shall stay here for tonight। वह कहता है, मैं अपने लिए कहता कि मैं ठहरूंगा या रुकूंगा, हियर यहाँ पर, फॉर टू नाइट आज रात के लिए, मैं आज रात के लिए यहाँ रुकूंगा। इसका बदलाव करेंगे तो हो जाएगा ही सेज दैट। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर कौन है? ही अगर कह रहा है तो ही अपने लिए मैं कहेगा, यानी इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे इसको, ही सेज दैट ही शैल ही के अकॉर्डिंग विल लगता है तो हम इसमें बदलाव कर देंगे, विल कर देंगे। ठीक, ही विल स्टे हियर का देयर, फॉर टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। इसी प्रकार से चेंजेस इसके होने हैं, यानी एक एक चेंजेस इसी प्रकार से आपके होने हैं। आप प्रोनाउन कैसे चेंज करोगे, कंजंक्शन दैट कैसे यूज कर रहे हो, या कोई भी कंजंक्शन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे आप यूज कर रहे हो, और आपका ये टाइम कैसे चेंज हो रहा है, सिचुएशन कैसे चेंज हो रहा है, ये सभी चीजें आप दो ही एग्जाम्पल पे समझ चुके हो। लेकिन इस पर आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज्यादा आपको इसकी नॉलेज होगी। यानी आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट जो भी आपको मिलता है जो नरेशन का, उसको आप एक्सरसाइज करोगे। जिसमें आपको स्पेशली डाउट लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे। आज सीपीओ रूल्स हम लोग सीख चुके हैं। सीपीओ रूल्स सीखने के बाद इस पर कुछ एक्सरसाइज आप लोग कर लो। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि टेंसेज में किस प्रकार से बदलाव आता है। जैसे यहाँ पे सेज है तो यहाँ पे सेड भी तो हो सकता है, यहाँ पे सेड के अलावा हमारा विल से भी तो हो सकता है, और यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। तो क्या उनको हमको वैसे ही लिखना है, क्या उसमें भी कुछ बदलाव करना होता है? उन चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन सभी चीजों को आप एक्सरसाइज करेंगे।